अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खूनी कहानी एपिसोड नंबर 4। ठाकुर साहब संदूक के अंदर कागजात का उलट पुलट कर देखते रहे। उस संदूक को खंगालने में 2 घंटे सिर्फ हो गए। ये बेकार कागजात हैं, घर के अखराजात से मुतल्लिक हैं। चलिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इन कागजात से काम की कोई बात हाथ नहीं लगी। जब ठाकुर कागजात संदूक के अंदर दोबारा फेंक रहे थे तो एक पलंदे में से नीले रंग के दोहरे और दबीज कागज़ का एक लंबा लिफाफा बाहर गिरा। उस लिफाफे के एक कोने पर छोटा सा रेशमी फीता बंधा हुआ था। संग्राम सिंह ने उस दबीज और दूसरे कागज़ को खोलकर देखा और उसके अंदर एक कोरा कागज़ निकला जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मेजर ने उस कागज़ को रोशनी के आगे ले जाकर गौर से देखा। ये तो एक कोरा कागज़ है, संग्राम सिंह ने कहा। ऐसे मालूम होता है कि इस कागज़ में कोई और कागज़ लिपटा हुआ था। शायद उसमें वो कागज़ होगा जिसकी हमें तलाश थी। किस कदर अफसोस की बात है कि वो ख़त इसमें नहीं है। इस लिफाफे पर किसी जागीरदार घराने का निशान है। क्या आप इसे पहचानते हैं? मेजर संग्राम ने लिफाफा उठाकर साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं। अब नाना राय इस लिफाफे को देखने लगा। ये रथ के पहिए का निशान है। इस पहिए के अंदर 3 छोटी छोटी मछलियां बनी हुई थी। हर कौमी या ख़ानदानी निशान का कोई ना कोई मफहूम होता है। यहाँ रथ के पहियों और मछलियों से क्या मुराद है? ऐसे निशानों की तशरीह के लिए उन इलाकों की तारीख पर पूरा अबूर होना चाहिए जहाँ निशान मिलते हैं। मेजर संग्राम सिंह ने कहा, ज़्यादा दिमाग सूजी की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर साहब संदूक में शाही इकरारनामा दोबारा रखने लगे तो मेजर संग्राम ने कहा, इसे कहीं और छुपा कर रख दीजिए, इस संदूक में ना रखिए। मैं समझता हूँ कि यह इकरारनामा इस संदूक में ज़्यादा महफूज रहेगा। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं उसे कहीं रख कर भूल जाऊँगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठाकुर साहब ने वो शाही इकरारनामा उसी संदूक में रख दिया। फिर उस पर उन्होंने ताला लगा दिया और अपने हाथ की मट्टी झाड़ते हुए बोले, चलिए अब चलकर चाय पीते हैं। मैं अभी कुली करके आता हूँ। कुछ मट्टी उड़कर मेरे मुंह में चली गई है। आप बैठक में चलकर बैठिए। ठाकुर साहब उस कमरे को बंद करने के बाद गुस्ल खाने की तरफ चले गए। मेजर ने बैठक में दाखिल होने से पहले ठाकुर साहब के कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे हुए खानदानी निशान को देखा। आप इस खानदानी निशान में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं? नाना राय ने पूछा। इस शील्ड की सिता नाहमवार है। मेजर संग्राम ने नाना राय के सवाल का जवाब ना देते हुए कहा, एक जगह थोड़ा सा गड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे मालूम होता है कि इस गड़े में कोई चीज़ जुड़ी हुई थी जिसे निकाल लिया गया। हो सकता है कि यहाँ कोई कीमती हीरा जुड़ा हुआ हो, नाना राय ने कहा। मुमकिन है, आओ बैठक में चलें, मेजर ने कहा और फिर प्रदीप से मुखातब हुआ, जाओ पूर्णा को बुला लाओ। पूर्णा कमरे में दाखिल हुई तो उसके पीछे पीछे श्री राम बाबा तश्तरी में चाय का सामान लिए हुए पहुंच गए। आज मैंने आपके लिए मछली कबाब बनाए हैं। आपने बड़े बड़े होटलों में खाए होंगे, ज़रा इनको भी खाकर देखिए। मछली के कबाब वाकई लाजवाब थे। ठाकुर साहब गुस्ल खाने से अभी वापस नहीं आए थे। पूर्णा ने सब के लिए दोबारा चाय बनाई। आखिर वो कौन शख्स है जो खिड़की के रास्ते उस हवेली के कमरे में दाखिल हुआ और जिसने बड़ा संदूक खोलने की कोशिश की? नाना राय ने पूर्णा के हाथ से चाय की प्याली लेते हुए कहा, वो आदमी कोई आम चोर भी हो सकता है, लेकिन अगर आम चोर नहीं था और ख़ास तौर से वही संदूक खोलकर कोई कागज़ हासिल करने के लिए आया था तो फिर ठाकुर साहब की ज़िंदगी भारी खतरे में है। ठाकुर साहब शादी करना चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि उनके यहाँ जो बेटा हो वो ज़िंदा रहे। ठाकुर साहब ये नहीं सोच रहे कि कोई उनकी शादी के दिन पहले उन पर हमला कर सकता है। क्या आप समझते हैं ठाकुर साहब पर हमला होगा? ज़रूर होगा, और उनके बड़े भाई की मौत हादसे से नहीं हुई।
उनको कत्ल किया गया है, इसलिए कातिल छोटे भाई पर भी हमला करेगा। गिद्ध फिर चीख सकता है। किस कदर अजीब मामला है कि जब गिद्ध चीखता है तो उस घर में कोई ना कोई मर जाता है, संग्राम सिंह ने कहा और फिर कुछ सोच कर बोला, मैं उसे एक इत्तफाकी मुताबिकत नहीं बांध सकता। दूसरे अल्फाज में आप ये सोचते हैं कि वो गिद्ध एक परिंदा नहीं बल्कि एक इंसान भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर ठाकुर साहब गिद्ध को चीखता हुआ सुनेंगे तो उनको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। इतने में कदमों की आहट सुनाई दी। ठाकुर साहब कमरे में दाखिल हुए। खूब, आपने अच्छा किया कि मेरा इंतज़ार नहीं किया और चाय पी ली। ठाकुर साहब बैठ गए और उन्होंने मेजर संग्राम की तरफ देखा और बोले, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। हाँ, मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि कोई आदमी जब चाहे इस घर में घुस सकता है, हम उसे रोक नहीं सकते। अगर खिड़कियों को बंद करवाया जाए तो उस पर काम पर काफ़ी खर्चा आएगा। क्या आप डरते नहीं हैं कि कत्ल की एक नई वारदात भी हो सकती है? मैं बिल्कुल नहीं डरता। जो होना है वो होकर रहेगा। मेरे ख़ानदान में जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने मुझे तकदीर परस्त बना दिया है। आप तकदीर के चुंगल से बच नहीं सकते। जब मेरा वक़्त आएगा तो मैं मर जाऊंगा, उससे पहले नहीं। ये दलील मजबूत है मगर मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई क्या कर सकता है? बद्दुआ आज तक कारगर साबित हुई है, क्या वो मेरे मामले में कारगर साबित नहीं होगी? आपको बद्दुआ से हलाक नहीं किया जाएगा, आपको किसी हथियार से हलाक किया जाएगा। मैं अब चौंका यहाँ आ चुका हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस हादसे को टाल सकूँ। आप भूल रहे हैं कि आपके बड़े भाई को गोली मारकर हलाक किया गया और ऐसी राइफल से हलाक किया गया जैसी राइफल उनके पास थी। ये जानने के बाद भी कि आप बद्दुआ और तकदीर की बातें कर रहे हैं, मैं मजबूर हूँ। बाद औक़ात आपका रवैया मुझे हैरत में डाल देता है, मेजर संग्राम ने कहा। आपको मालूम था कि आपके भाई और राइफल को और गोली से हलाक किया गया है। मकामी पुलिस थानों में उन आदमियों की फहरिस्त होती है जिनके पास असला रखने का लाइसेंस होता है और मकामी पुलिस में ये फहरिस्त भी मौजूद होती है कि किस शख्स के पास किस किस्म का असला है, यानी उसके पास राइफल है या पिस्तौल। क्या आपने पुलिस थाना जाकर ये पूछने की जहमत गवारा की थी कि 22 बोर की राइफल इस इलाके में किस किस के पास है? नहीं, आपने पता क्यों नहीं किया? मुझे इस वक्त इसका ख्याल ही नहीं आया था और इस पूछ-गुछ का कोई फ़ायदा भी ना होता। इस इलाकों में दर्जनों अशखास के पास इस किस्म की राइफलें हो सकती हैं और फिर ये भी क्या ज़रूरी है कि कातिल ने अपना असले का लाइसेंस हासिल किया हो। आपने उस घर में किसी अजनबी को दाखिल होने से रोकने का इंतज़ाम भी नहीं कर रखा। मेजर ने कहा, मैं क्या इंतज़ाम कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे किसी को इस घर में दाखिल होने से रोका जा सकता है। आपके घर में चोर आया, वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ, यानी वो चीज़ ना ले जा सका जिसकी तलाश में वो आया था। इसका मतलब है कि वो फिर भी आ सकता है। अब कि वो आएगा तो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पूरी तैयारी करके आएगा। मैं उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ। अगर आप उसे घर में दाखिल होने से रोक सके या उसे एक नज़र देख सकेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। आप चाय ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद मुझे चलकर ये बताइए कि बाहर की तरफ उस कमरे की खिड़कियां कहाँ हैं जिसमें ख़ानदानी कागजात वाला संदूक पड़ा है? मेजर ने कहा। ठाकुर साहब ने हवेली के बाहर दरख्तों के झुंड के पास खड़े होकर वो खिड़कियों की तरफ इशारा किया और कहा कि ये उस कमरे की खिड़कियां हैं। मेजर ने माहौल पर नज़र डाली और उन खिड़कियों के सामने एक लंबा सा पेड़ था और उस पेड़ और खिड़कियों के दरमियान 1 गज का फासला था। उस पेड़ की एक शाख तो दाईं खिड़की को छू रही थी और उस कमरे में चोर के लिए दाखिल होना कितना आसान है, बस एक ख्याल से परेशान कुन है। चोर ने इन 2 खिड़कियों का इंतखाब किया। उसने संदूक खोलने की कोशिश और अपनी कोशिश में नाकाम रहा। अब वो मसला होकर आएगा। आपकी ख्वाबगाह कहाँ है? मेजर संग्राम ने ठाकुर से पूछा। उस कमरे से थोड़ी दूर है। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगवाने का इरादा रखते हैं? नहीं, आपका चोर किसी और खिड़की से हवेली के अंदर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि 1 या 2 दिन में हम कितनी खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगवा सकेंगे, इस ख्याल को तर्क कर देना होगा। एक बात और भी है,
अगर हम कागजात वाले संदूक के कमरे की खिड़कियों को बंद करवा देंगे तो आपके चोर को पता चल जाएगा कि उसकी कार्रवाई का हम लोगों को इल्म हो चुका है। हमें कोई अनोखा ही जाल बिछाना पड़ेगा, यानी ऐसा जाल बिछाना होगा कि चोर को कुछ पता ना चले, वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाए मगर हमें मालूम हो जाए कि वो इस घर के अंदर दाखिल हो चुका है। इस तरह हमें देखने का मौका मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं ऐसा जाल बिछाने में कामयाब हो जाऊंगा। आपके ख्याल में क्या चोर ही मेरे भाई का कातिल है? मैं इतना बड़ा क्यास नहीं लगा सकता, वो कोई भी हो। इतना जानता हूँ कि वो उस संदूक में गहरी दिलचस्पी रखता है। मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि वो कोई मामूली चोर हो। बहरहाल जाल तो बिछाना होगा और उससे हमें पता चलेगा कि वो कैसा चोर है। मुझे जाल बिछाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं। धागे की एक रील, चंद छल्ले और चंद कीलें चाहिए। क्या ये जाल घर के अंदर बिछाया जाएगा या घर के बाहर? ठाकुर साहब ने पूछा। घर के अंदर, चलिए अंदर चले, मेजर संग्राम ने कहा। आपको मतलूबा सामान मिल जाएगा, ठाकर ने इत्मीनान दिलाया। 1 घंटे तक मेजर अपने काम में मसरूफ़ रहा। बाकी सब लोग अपने काम करता हुआ उसे देखते रहे। मेजर संग्राम ने खिड़की के चौखट में लगी हुई 2 कीलों में धागे डाल दिए और फिर उन धागों को खिड़की के ऊपर से निकाल कर कमरे के दरवाजे तक ले आया। दरवाजे के नीचे से धागे को निकालकर वो उन धागों को कमरे में लाया जहां उसके सोने का इंतज़ाम किया गया था। उसने वो धागा अपनी एक किताब पलंग के पास पड़ी तपाई पर खड़ी करके उसके गिर्द लपेट दिया। जब वो ये काम कर चुका तो उसने कहा कि चोर जब खिड़की खोलेगा तो ये धागा मेरे कमरे में पड़ी हुई किताब को टूटने से पहले गिरा देगा और मुझे पता चल जाएगा कि कमरे में चोर आ चुका है। इस बात की क्या गारंटी है कि चोर उसी खिड़की से कमरे में दाखिल होगा जिससे धागा बांधा गया है? ये ठीक है, लेकिन अगर वो उस खिड़की से दाखिल हुआ तो हमें पता चल जाएगा। देखते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। एक बात और करनी होगी, मुझे अपनी कार झाड़ियों में छुपा देनी होगी ताकि चोर को ये ना पता चले कि घर में मेहमान आए हुए हैं। उसके बाद मेजर पूर्णा से मुखातब हुआ। पूर्णा, जब तुम्हें किताब गिरने की आवाज़ सुनाई दे तो टार्च लेकर मेरे पास आ जाना। पूर्णा ने इस बात में सर हिला दिया। अगर आज रात को ना आया तो कल आप क्या करेंगे? नाना राय ने पूछा। कल मैं उस इलाके का दौरा करूंगा। क्या आप किसी खास बात की तलाश में निकलेंगे? ठाकर वीर सिंह ने पूछा। मंदिर और शमशान घाट का मुआयना करूंगा। वहां आपको क्या मिलेगा? कुछ भी मिल सकता है और कुछ भी नहीं मिल सकता। एक सुराग इंसान किसी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी ख़ानदानी बद्दुआ के पीछे कोई आदमी है। बद्दुआ बजाय खुद कोई चीज़ नहीं होती। धमकी किसी इंसान को कत्ल नहीं कर सकती, मगर धमकी देने वाला कत्ल कर सकता है। बद्दुआ या धमकी परेशानी का बायस बनती है। आप ज़रा सोचिए, अगर आपको बद्दुआ का एहसास ना रहे तो आप अपने आप को किस कदर आज़ाद और मसरूर समझेंगे? ये तो है, ठाकुर साहब ने कहा। रात अभी गहरी स्याही में तब्दील नहीं हुई थी। सब लोग खाना खाकर आराम से बैठे थे। ज़िंदगी के तलख और शीरी हक़ाइक़ पर तबसरा किया जा रहा था। नाना राय हस्बे आदत उस मौजू से कुता कर 2 लतीफ़े सुना चुका था और तीसरे की तैयारी कर रहा था कि बाहर से एक ऐसी आवाज़ आई जिसने मेजर संग्राम सिंह को चौंका दिया। वो उछल कर खड़ा हो गया। ऐसे मालूम होता था जैसे किसी ने उसे अपने ताकतवर बाजू से पकड़कर उठा दिया हो। वो आवाज़ गिद्ध की चीख थी, हौलनाक और दिलदोज़। उसे सुनकर ऐसे मालूम होता था जैसे सारे जिस्म पर चींटियां रेंग रही हों। ठाकुर साहब, आप यहीं बैठे रहिए, पूर्णा और नाना राय आपके पास रहेंगे। मेजर संग्राम ने तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। परदीप, तुम मेरे साथ चलो, मैं इस हवेली के अक़ब में जाता हूँ, तुम इस हवेली के सामने पहुँच जाओ। मेजर अंधाधुंध दौड़ता हुआ जा रहा था। वो इस अंदाज से दौड़ रहा था कि कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। पलक झपकने में वो हवेली के अक़ब में पहुँच गया। वहाँ कोई नहीं था और उसने दरख्तों की तरफ देखा। उसे किसी भी दरख्त पर कोई गिद्ध बैठा हुआ नजर न आया। वो काफ़ी दूर निकल गया और सड़क पर पहुँच गया। उसने एक नौजवान को सोलर साइकिल पर जाते हुए देखा और उसके बाद एक कार आई जिसमें एक मर्द और एक औरत अपने बच्चों के साथ जा रहे थे। कार के पीछे एक ट्रक था जो ईंटों से भरा हुआ था। सड़क पर उसे कोई राहगीर दिखाई नहीं दिया।
मेजर संग्राम ने 10 मिनट तक वहां इंतजार किया और फिर गिरदो पेश पर नजरें दौड़ाता हुआ वापस चल पड़ा। उसने हवेली के अंदर पहुंचकर देखा प्रदीप इससे पहले वापस आ चुका था और ठाकुर साहब से बातें कर रहा था। ठाकुर साहब बिल्कुल परेशान या खौफजदा नहीं थे। क्या तुमने कुछ देखा? मेजर संग्राम ने प्रदीप से पूछा। मुझे तो कोई गिद्ध दिखाई नहीं दिया। क्या आपने उसे देखा? नहीं, मैंने सिर्फ कार, मोटरसाइकिल और एक ट्रक देखा। मैंने एक औरत को घोड़े पर सवार देखा था, प्रदीप ने बताया। क्या वो औरत खूबसूरत थी? ठाकुर साहब ने पूछा। हाँ, वो औरत खूबसूरत थी और उसकी उम्र 32 बरस से ज़्यादा नहीं थी, प्रदीप ने कहा। क्या आप उस औरत को जानते हैं? मेजर ने पूछा। हाँ, मैंने अक्सर उसे घोड़े पर सवार इधर से गुजरते हुए देखा है। वो एक गांव में अपने भाई के साथ रहती है, ठाकुर साहब ने कहा। मेजर साहब, आज आपने अपने कानों से गिद्ध की आवाज़ सुन ली और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ी लर्जाखेज चीख थी। खैर कोई बात नहीं, मैं इस गिद्ध को छोड़ूंगा नहीं और उसकी चूंच तोड़ दूंगा। मेजर संग्राम ने अपने बाएं हाथ की हथेली पर अपने दाएं हाथ का मुक्का मारते हुए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसे पकड़ ना पाएं और वो मेरी गर्दन तोड़ दे? ठाकुर साहब बोले। देखा जाएगा कि पहल कौन करता है। इतने में श्री राम बाबा ने दरवाजे में खड़े होकर ऐलान किया, मैंने बिस्तर लगा दिए हैं। मेजर संग्राम को उम्मीद थी कि इस रात चोर ज़रूर आएगा, लेकिन उसे सख्त मायूसी हुई। दिन निकलने वाला था और उसके पलंग के सरहाने पड़ी हुई तपाई पर रखी किताब अभी तक फर्श पर नहीं गिरी थी। उसने सुबह उठते ही किताब से बंधे धागे की तरफ देखा। वो धागा सही सलामत था। कोई बात नहीं, जब भी वो आएगा बचकर नहीं जाएगा, मेजर संग्राम ने अपने आप को यकीन दिलाया। नाश्ता करते हुए ठाकुर साहब ने मेजर संग्राम से पूछा, आपका चोर तो नहीं आया, इसलिए आज आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप मुझसे यह वादा करें कि आप हवेली के आसपास रहेंगे या हवेली के अंदर रहेंगे और गिद्ध की चीख सुनने पर भी कदम घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए उस इलाके का दौरा करूंगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि कल रात हमने जिस गिद्ध को चीखते हुए सुना था वो ज़्यादा दूर नहीं रहता। मैं वादा करता हूं कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मुझसे बेहतर कौन जानता है कि गिद्ध की चीख का मतलब क्या होता है। मैं उम्र भर नहीं भूल सकता कि चीख सुनकर बलराम सिंह का क्या हश्र हुआ था। क्या आप कोई ख़ास चीज़ देखना चाहते हैं? कोई ख़ास जगह नहीं देखना चाहता, मेजर ने उठते हुए कहा और उसने सबसे नज़रें बचाकर प्रदीप को आंख से इशारा किया और वह उसके साथ जरा बाहर चले। 5 मिनट के बाद मेजर और प्रदीप एक झाड़ी में खड़े थे जहां क्राकोडाइल एक दरख्त के साथ बांधा गया था। ये एक बहुत ही वफादार कुत्ता था। वो न जाने कब से उस दरख्त के साथ बंधा हुआ था, लेकिन वो एक बार भी नहीं भौंका था। वो ये समझता रहा कि उसके मालिक ने उसे एक ख़ास मकसद के लिए बांध रखा है। वो दरख्त के इर्द गिर्द घूमकर रफ़े हाजत करता रहा था, इसकी जंजीर खोल दो। प्रदीप ने कुत्ते की जंजीर खोल दी तो वो संग्राम सिंह के कदमों में लौटने लगा। ठाकुर साहब भी टहलते हुए उधर आ निकले। क्या मंदिर में किसी पुजारी का भी कोई कमरा है? मेजर संग्राम ने पूछा। जी हाँ, हमारे मंदिर में बहुत से कमरे हैं। ये मंदिर कहाँ है? हवेली के पूर्व में एक फरलांग के फासले पर है। आपको वहाँ गए हुए कितना अरसा हो चुका है? मैं जब से वलायत से आया हूँ कभी उधर नहीं गया, और जब मैं छोटा सा लड़का था तो मेरे पिताजी अक्सर वहाँ मुझे ले जाया करते थे। ये मंदिर कैसा है? मंदिर के अंदर दिन को भी अंधेरा रहता है, ठाकुर साहब ने कहा, और उस मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और उसके सिवा कुछ नहीं। छत से पीतल की 2-4 घंटियाँ लोहे की जंजीरों से टंगी हुई हैं। कुछ भी हो, मैं इस मंदिर को देखना चाहता हूँ। मंदिर का दरवाज़ा मुद्दत से बंद है। क्या मुझे इस ताले की चाबी मिल सकती है? मेरे ख्याल में तो मंदिर की चाबी श्री राम बाबा के पास होगी, ठाकुर साहब ने कहा। हाँ, एक बात और याद आ गई। मंदिर के साथ एक मुल्हका कमरे में किसी बहादुर सिपाही की मूर्ति भी है और जिसके हाथ में 2 धारी तलवार है। वो किसी की याद में बनाई गई मूर्ति है। मैं ये नहीं कह सकता कि वह बहादुर सिपाही हमारे ख़ानदान का था या उस ख़ानदान का था जिसकी हवेली मेरे बुज़ुर्ग जीवन सिंह को मिली थी। क्या आप हमें उस मंदिर की चाबी लाकर दे सकते हैं? क्यों नहीं, हम थोड़ी देर के बाद वापस आकर आपसे चाबी ले लेंगे।
मेजर संग्राम सिंह और प्रदीप अपने कुत्ते के साथ एक पगडंडी पर चल रहे थे और उनका कुत्ता क्राकोडाइल दूर भाग जाता और फिर बिजली किसी तेजी के साथ वापस आकर मेजर संग्राम के घुटनों से अपना सर रगड़ने लगता। चारों तरफ दरख्तों के झुंड थे जो देहात में आमतौर पर मिलते हैं। दूर बैल घास चर रहे थे और सड़क पर एक कार नजर आई जो देहात में आमतौर पर से मिलती हैं। औरत ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई थी और उसे पहचानना मुश्किल था। मेजर ने देखा कि कार की रफ्तार सुस्त हो गई है और अब वो कुछ करीब भी आ चुकी थी। मेजर ने कार चलाने वाली औरत को पहचान लिया। वो योगीता थी, ठाकर वीर सिंह की महबूबा। योगीता ने भी उन्हें पहचान लिया और उसने कार सड़क के किनारे रोक दी थी। वो कार में से निकलकर मेजर के करीब आ गई और उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते, आज मौसम बहुत अच्छा है। जी हाँ, इसलिए तो घर के अंदर बैठने को दिल नहीं चाहा। ठाकुर साहब की तबीयत कैसी है आज? योगीता ने पूछा। अच्छी है, आपका ख्याल था कि उनकी तबीयत खराब होगी, मेजर ने पूछा। योगीता एक लम्हे के लिए झिझकी और फिर उसने कहा, हाँ, मुझे ये वहम था। क्या मैं आपसे एक सीधा और साफ सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए, मेजर संग्राम ने कहा। अगर मैं जवाब दे सका तो ज़रूर दूंगा। गुड, चंद रोज से ठाकुर साहब को क्या हो गया है? क्या आपने उन्हें कुछ बताया है? एक लम्हे के लिए मेजर हैरान रह गया, जैसे वो इस सवाल की तवक्का नहीं कर रहा था। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ठाकर वीर सिंह किस बात पर परेशान हैं? क्या वो परेशान हैं? मेजर ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मैं तो उनके हालिया बर्ताव से यही समझी हूँ कि वो बहुत परेशान हैं। उनका हालिया बर्ताव? क्या उनका बर्ताव बदल गया है? हाँ, वो गोशा नशीन होते जा रहे हैं, घर से बाहर निकलते ही नहीं, और मुझे अब महसूस होता है कि उनके जहन पर कोई बात सवार है। मैं उनसे पूछने की लाश कोशिश की, मगर वो कुछ बताते ही नहीं। शायद आपको कुछ मालूम हो। मेजर संग्राम सोचने लगा, क्या उनको रुपये की ज़रूरत है? उनका हाथ मुझे तंग ही नजर आता है, मेजर ने कहा। आप तो जानती ही होंगी। हाँ, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये सिर्फ रुपये का मामला नहीं, कोई और बात भी है। आप मुझे बताइए कि वो क्या बात है? योगीता ने कहा। आपको तो उन्होंने बहुत कुछ बताया होगा। योगीता चोपड़ा के ताबड़तोड़ सवालात पर मेजर बुखला गया था। वो बाकी सवालात को तो टाल सकता था, लेकिन सीधे सवालात का जवाब देना ही पड़ता था। मैं समझता हूँ कि बड़े भाई की मौत के बाद उनको अपना घर सूना सूना लगता है, तो फिर वो घर के अंदर क्यों पड़े रहते हैं? और उनका अपना जी बहलाने के लिए उन्हें बाहर निकलना चाहिए। उनके बाहर ना निकलने की खास वजह है। मैं भी यही समझती हूँ कि कोई ख़ास वजह ज़रूर है, लेकिन वो वजह क्या है? मेजर को ऐसे सवालात के टालने का ढंग आता था, और जब किसी सवाल का जवाब देना उसे मंजूर ना होता तो वो सवाल के जवाब में उल्टा सवाल कर दिया करता था। क्या आप ठाकर वीर सिंह से आपको मोहब्बत है? हाँ, योगीता चोपड़ा ने दबी ज़बान में कहा, और उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। और क्या वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, इसीलिए तो मुझे उनकी खामोशी पर गुस्सा आ रहा है। अगर कोई बात है तो वो मुझसे क्यों नहीं कहते? उनकी हवेली कितनी अच्छी है और वो इस बात पर तवज्जो ही नहीं देते। अगर वो इसी तरह लापरवाही का सबूत देते रहे तो हवेली एक दिन धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरेगी। मेरे पास काफ़ी दौलत है और वो उस हवेली की मुरम्मत पर उसे सिर्फ कर सकते हैं। ठाकर साहब को हवेली की ज़्यादा फिक्र नहीं है और वो आपका रुपया हवेली पर खर्च करना नहीं चाहते। ऐसी खुददारी सरासर हमाकत है। आखिर उनको परेशानी क्या है? मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनसे वादा कर रखा है कि मैं उनका राज किसी को बताऊँगा नहीं। क्या वो एतरा से उसे मोहब्बत नहीं करने लगे? कौन एतरा? वो जो अपनी शासवारी का रोब जमाती फिरती है। ये ख्याल आपके दिल में कैसे पैदा हुआ? मेजर ने पूछा। क्या आपके पास ऐसा सोचने की कोई वजह है? ये ख्याल आपके दिल में कैसे पैदा हुआ? मेजर ने पूछा। क्या मैंने उसे अक्सर इस हवेली के इर्द गिर्द घुड़सवारी करते हुए देखा है। कहा जाता है कि उसे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। वो अपने कंधे पर कैमरे का केस डाले रहती है, लेकिन मैंने उसे कभी तस्वीर उतारते नहीं देखा। मैं अक्सर इस बात पर हैरान होती हूँ कि वह अपना घोड़ा लेकर हवेली के अंदर क्यों जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ठाकुर साहब उसको उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और उन्होंने उसे कभी बात तक नहीं की। आप ये कैसे कह सकते हैं?
उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जिक्र आया था। किसका? एतरा का? नहीं, एतरा का कभी जिक्र तो नहीं आया और मैंने उस औरत को नहीं देखा, बल्कि मेरे उस साथी ने देखा था। मेजर संग्राम ने प्रदीप की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने उसे कल रात घोड़े पर सवार देखा था और जब मैं ठाकुर साहब से उस औरत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने भाई के साथ एक गांव में रहती है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। उन्होंने तो उसका नाम भी नहीं लिया था। योगिता चोपड़ा ने एक गहरा सांस लिया, शायद इत्मीनान का सांस था। शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैं उस औरत को ज़रा भी एतबार करने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? एक औरत ही दूसरी औरत को अच्छी तरह पहचानती है। अब मैं चलती हूँ। आप ठाकुर साहब से कह दीजिएगा कि आप मुझसे मिले थे, लेकिन उनको ये ना बताइएगा कि हमारे दरमियान क्या क्या बातें हुई थी। अच्छा, तो फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। योगिता अपने मोटर में जा बैठी और उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और फिर हाथ हिलाकर उसने संग्राम सिंह को अलविदा कहा। मेजर संग्राम सिंह ने जेब से सिगरेट की एक डिबिया निकाली, एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उसने दबी जुबान में कहा, औरतें हसद और रकाबत का समुंदर होती हैं। नहीं नहीं, हसद का ज्वालामुखी होती हैं। आपके ख्याल में ये लड़की क्या उस औरत से हसद करती है? हसद नहीं करती तो क्या उससे प्यार करती है? तुमने देखा नहीं कि वो किस तरह कुरीद कुरीद कर मुझसे सवाल पूछ रही थी? हाँ, मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि आपके लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हुआ जा रहा था। कुछ भी हो, उसे ठाकुर वीर सिंह से मोहब्बत है। वो परेशान है और उसके महबूब का रवैया बदलता क्यों जा रहा है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि योगिता ने ये क्यों कहा कि ठाकुर वीर सिंह को किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई। मेजर संग्राम सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा, ठाकुर साहब और योगिता चोपड़ा को जल्द शादी कर लेनी चाहिए, वरना दोनों में गलतफहमी पैदा होने के अमकानात हैं। अगर उन दोनों में झगड़ा हो गया तो मुझे सख्त रंज होगा। आप वीर सिंह साहब को ये मशवरा दीजिए कि मेरा मतलब है कि उनको इजाज़त दीजिए कि वो सब कुछ साफ साफ योगिता को बता दें। हाँ, अब ये इजाज़त देनी ही होगी। योगिता मुझे ज़हीन लड़की नजर आई है और वो ठाकुर साहब के हालात को समझ लेगी तो फिर उसके दिल में कोई गलतफहमी पैदा नहीं होगी। दोनों ही अपने ख्यालात में खोए हुए थे और आगे बढ़ रहे थे और उनको ये खबर नहीं रही कि वो हवेली से बहुत दूर निकल आए हैं। प्रदीप सिंह ने नज़रें उठाते हुए कहा कि यह सामने क्या कोई दुकान है? मेजर संग्राम ने उस तरफ नज़रें उठाकर देखा। दुकान ही नज़र आती है। गांव में इतनी अच्छी दुकान, हैरत है, बिल्कुल जैसी जदीद तर्ज की दुकान है। ना जाने उस दुकान में क्या फ़रोख्त किया जाता है। ये दुकान तो टाट में मखमल का प्यूंद मालूम होती है। मेरा मतलब है कि किसी को जंगल में दुकान खोलने की क्या सूझी? ऐसे इलाके में ऐसी दुकान का चलना मुश्किल है। चलो ज़रा नज़दीक चलकर देखें। वो चंद कदम आगे बढ़े तो प्रदीप ने दुकान का बोर्ड पढ़ते हुए कहा, न्यू रेशन स्टोर। ये तो ग़िज़ाई सामान बेचने की दुकान है। मेजर संग्राम ने कहा, मेरे ख्याल में यहाँ मनियारी का सामान भी मिलता होगा। हमारे हमवतनों का भी जवाब नहीं। मेजर संग्राम सिंह ने कहा, कारोबार करने के लिए न जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं। इसमें हैरान होने की क्या बात है? हमारे मुल्क का किसान अब खुशहाल होता जा रहा है। कांधे पर स्ट्राइजर रखकर हल चलाता है। किसी ने सोचा होगा कि वो गांव में चलकर दुकान खोलेगा तो उसका कारोबार चमक उठेगा। ये ज़रा और करीब हो गए तो उन्होंने दुकान के पिछवाड़े दरख्त से घोड़ा बंधा हुआ देखा। ये वही घोड़ा है जिस पर कल रात मैंने उस औरत को सवार देखा था। प्रदीप सिंह ने कहा, तुम्हारी मुराद अंतरा से है? हाँ। दुकान के करीब से गुजरकर वापस हवेली की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर देर तक वो दोनों खामोश रहे और उनके कुत्ते को 48 घंटे के बाद आज़ादी मिली थी, इसलिए वो दूर दूर तक जाकर उनसे आ मिलता था। ठाकुर साहब ने बताया था कि मंदिर मशरक़ की तरफ है। चलो ज़रा मंदिर के पास से होते हुए चले, मेजर संग्राम ने कहा। आधे घंटे के बाद वो मंदिर के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मंदिर के पास एक किसान खुरपे से कुछ खोद रहा है। क्या ये ठाकुरों का मंदिर है? संग्राम सिंह ने उस किसान से पूछा। जी हाँ। वो किसान बहुत बूढ़ा था और उसके चेहरे की झुर्रियाँ नुमाया थी। मेजर संग्राम ने उसकी झुर्रियों से अंदाज़ा लगाया कि उसकी उम्र 80 बरस से कम नहीं होगी। अगर वो इस इलाके का रहने वाला होगा तो ठाकुर ख़ानदान के बहुत से हालात से वाकिफ़ होगा।
मेजर ने उस किसान को बातों में उलझाने की कोशिश करते हुए कहा, सुना है कि ठाकर खानदान से भी पुराना एक खानदान यहाँ आबाद था। जी सुना तो ऐसा ही है कि जिस हवेली में ठाकुर खानदान रहता है वो भीमदेव परिवार की थी। बूढ़े किसान ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस मंदिर में भीमदेव परिवार की एक सोनुम भीमदेव मूर्ति है और उसके बारे में सिरे से किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि एक युद्ध में उसे धोखे से मार डाला गया और वो बहुत बहादुर था। उसने मरते हुए कहा था कि मैं अमर हूँ और अमर रहूँगा। ये भी सुनने में आया है कि सोनू भीमदेव को धोखे से हलाक करने वाला ठाकुर खानदान का कोई आदमी था। अब अगर उस मूर्ति को देखें तो पता चलेगा कि उस मूर्ति के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में ढाल है। उस ढाल पर रथ का पहिया बना हुआ है और पहिए के अंदर 3 सितारे बने हुए हैं। 3 सितारों की बात पर मेजर संग्राम सिंह चौंक पड़ा और उसने जानबूझकर पूछा, 2-3 मछलियां हैं या 3 सितारे? कुछ लोग उनको मछलियां बताती हैं और कुछ सितारे। मैंने कई बार वो ढाल देखी है, मुझे तो वो मछलियों की बजाय सितारे ही नजर आए। मेजर संग्राम सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, वो जो सामने गांव है क्या वो बहुत पुराना है? जी हाँ, बूढ़े किसान ने जवाब दिया, उसे ठाकुर खानदान ने आबाद किया था। वो जो बड़ा सा मकान है ना जिसमें नई दुकान खुली है, किसका था? ठाकुर खानदान के ही किसी आदमी का था। कहते हैं कि फिर उसे किसी साहूकार ने खरीद लिया था। शुक्रिया, माफ़ करना, हमने आपका काफ़ी वक्त ज़ाया किया, मेजर संग्राम ने कहा। जब मंदिर से काफ़ी दूर निकल आए तो मेजर संग्राम ने एक पत्थर पर बैठकर नया सिगरेट सुलगाया और नाक से धुआं निकालते हुए उसने फरते जज्बात से कहा, इस हवेली से बाहर निकलना बहुत मुफीद साबित हुआ है।